Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. We're going to continue with chapter number 24 of our spectrum, that is post-war national scenario. So we saw कांग्रेस की strategy and we saw कि elections हुए. अब हमें देखना है कि elections actually result elections का क्या था. INA जो trial था उसके बाद जो कांग्रेस manifesto था उसके बाद कांग्रेस ने support किया INA के cause को, फिर elections हुए और elections के results क्या रहे. Let's see. अगर आप कांग्रेस की बात करें तो 91% नॉन मुस्लिम वोट्स जो हैं वो कांग्रेस को मिले, राइट. 57 आउट ऑफ 102 सीट्स इन सेंट्रल असेंबली कांग्रेस को मिली. प्रोविंशियल इलेक्शंस की बात करें तो मेजॉरिटी मिले इन मैनी प्रोविंसेस एक्सेप्ट बंगाल, सिंध एंड पंजाब, राइट. तो बंगाल, सिंध, पंजाब को छोड़कर बाकी सब जगह मेजॉरिटी मिली. ऑल्सो आपको ये ध्यान देना है कि NWFP असम जो कि पाकिस्तान क्लेम कर रहा था उसमें भी कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली. नॉन मुस्लिम वोट्स 91% कांग्रेस को मिले, राइट. मुस्लिम लीग की अगर आप बात करें तो मुस्लिम लीग का रिजल्ट ये था कि 86.6% मुस्लिम वोट्स मुस्लिम लीग को मिले. इट कैप्चर्ड अराउंड 30% ऑफ सीट्स इन सेंट्रल असेंबली. प्रोविंशियल इलेक्शंस में आप देखेंगे कि बंगाल में और सिंध में मुस्लिम लीग को मेजॉरिटी मिली, राइट. तो मुस्लिम लीग 1937 की तुलना में उसका जो स्टेटस है, उसका जो डोमिनेंस है वो एक्चुअली बढ़ा. एक एस्टैब्लिश्ड पार्टी के तौर पर मुस्लिम लीग इस बार के इलेक्शंस में नजर आई, राइट. अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में आप देखेंगे यूनियनिस्ट कांग्रेस और अकाली के कोalition की जीत हुई. इन इलेक्शंस का सिग्निफिकेंस क्या था ये हम देख लेते हैं. कम्युनल वोटिंग देखने को मिल रही है. ऑब्वियसली हमने बोला 91% नॉन मुस्लिम वोट्स जो हैं वो कांग्रेस को गए, 86.6% मुस्लिम लीग को गए मुस्लिम वोट्स, राइट. तो कम्युनल वोटिंग देखने को मिल रही है, राइट, इन कॉन्ट्रास्ट टू एंटी ब्रिटिश यूनिटी, राइट. एंटी ब्रिटिश यूनिटी जबकि आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए कि हमें ब्रिटिशर्स को कैसे भी वापस बाहर भेजना है, उसकी जगह पे कम्युनल वोटिंग यहाँ पे देखने को मिल रही थी. तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त सिचुएशन क्या थी, राइट. उसका रीजन क्या हो सकता है कि ये कम्युनल वोटिंग क्यों नजर आ रही थी. सेपरेट इलेक्टोरेट्स, राइट, और लिमिटेड फ्रेंचाइज भी इसका वन ऑफ द रीजंस था. आप देख सकते हैं फॉर प्रोविंसेस लेस देन 10% ऑफ पॉपुलेशन कुड वोट एंड फॉर द सेंट्रल असेंबली लेस देन 1%. हाँ, तो आप समझ सकते हैं प्रोविंसेस में लेस देन 10% जो है पॉपुलेशन कुड वोट एंड फॉर सेंट्रल असेंबली लेस देन 1% वॉज एलिजिबल. तो एक तो पहली बात ये पूरी तरीके से फुल पिक्चर था नहीं, ये एक लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, राइट, लिमिटेड फ्रेंचाइज थी. और दूसरी बात ये थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे, ठीक है. इसकी वजह से आपको कम्युनल वोटिंग यहाँ पे ज्यादा नजर आई. अब हम देखेंगे कि कैबिनेट मिशन क्या है. अटली गवर्नमेंट जो है फरवरी 1946 को उन्होंने डिसाइड किया कि एक हाई पावर्ड मिशन वो इंडिया भेजेंगे. 3 लोग उस हाई पावर्ड मिशन का हिस्सा थे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, नेम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. पैथिक लॉरेंस की अगर आप बात करें तो पैथिक लॉरेंस थे उनमें से एक जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर इंडिया. स्टैफोर्ड क्रिप्स भी इसका एक मेंबर थे. स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन थे? ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड. जो बोर्ड ऑफ ट्रेड है उसके प्रेसिडेंट थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, उनको भी भेजा गया. और एवी अलेक्जेंडर को भेजा गया जो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी थे. ओके, इन तीनों को भेजा गया, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड पैथिक लॉरेंस. ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, नाम आपको याद रखने हैं. इस मिशन के चेयरपर्सन कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस जो है ही वॉज ऑल्सो द चेयरपर्सन.
Okay, he was the chairperson and secretary of state of India, Pethick Lawrence, right? ब्रिटिश विड्रॉल अब इमिनेंट क्यों था? आपको क्या लगता है कि ब्रिटिश विड्रॉल अब इट वाज नॉन नेगोशिएबल, ब्रिटिश विड्रॉल अब होने ही वाला था? इसका रीजन आपको क्या नजर आ रहा है? सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा कि जो ब्यूरोक्रेसी थी उसमें आपने पहले देखा कि इंडियनाइजेशन हुआ था, राइट? इंडियनाइजेशन हो चुका था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही इंडियनाइजेशन हो चुका था ब्यूरोक्रेसी में, राइट? ऑल्सो ब्रिटिश इंडिया पैरिटी इशू था, राइट? इंडियनाइजेशन हो गया था ब्यूरोक्रेसी का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ, और ब्रिटिश इंडिया पैरिटी का इशू था, राइट? और ये जो ब्यूरोक्रेसी है, अब ये ब्यूरोक्रेसी एक्चुअली में इट वाज, इनका इरोजन हो रहा था, इनकी लॉयल्टी का इरोजन हो रहा था। ये दे वर नो मोर लॉयल टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स बिकॉज दे वर फेवरिंग नेशनलिज्म, राइट? तो आप समझ सकते हैं कि एक अगर आप ब्यूरोक्रेसी और ऐसी विंग्स जो है अगर गवर्नमेंट के खिलाफ हो तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू फंक्शन, राइट? तो ब्यूरोक्रेसी और ऐसी जो एजेंसीज हैं, यहाँ से गवर्नमेंट की जो लॉयल्टी है वो इरोड हो रही थी गवर्नमेंट की तरफ। वो दे वर नो मोर लॉयल, दे वर मोर कंसर्न्ड अबाउट नेशनलिज्म, राइट? इसके बाद आप देखेंगे कि इकोनॉमिक जो कॉन्सिक्वेंस था वॉर का, ये भी एक मेजर रीजन था, राइट? लोग थक चुके थे, दे वर टायर्ड, राइट? वेयर आउट हो चुके थे। ऑल्सो आप देखेंगे कि इकोनॉमिक कॉजेज, जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो रूइन हो रही थी। दिस इज अनदर रीजन। एक और रीजन की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश की स्ट्रैटेजी थी ऑफ कंसिलिएशन एंड रिप्रेशन, तो मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई थी जहां पे कंसिलिएट करने की कोशिश करते थे और फिर रिप्रेशन करने की कोशिश करते थे। सीआर स्ट्रैटेजी हमने इसका नाम दिया था, राइट? इसके खुद के भी लिमिटेशंस थे, कितने हद तक ये चीज चलने वाली थी। जब आप बहुत ज्यादा रिप्रेशन करेंगे तो एक मौका तो आएगा ना जब कंसिलिएट करना इट इम्पॉसिबल हो जाएगा, राइट? इसके अलावा एक और चीज थी कि कंसिलिएशन में आपने देखा कि लास्ट ऑफर आपने देखा था क्रिप्स ऑफर। उसके फेलियर के बाद ज्यादा कुछ बचा नहीं था ऑफर देने के लिए एज कंसिलिएशन, राइट? ये अनदर रीजन है, ठीक है? तो क्रिप्स ऑफर के अलावा आप क्या देख सकते थे? फुल फ्रीडम ही दे सकते थे, राइट? एक और अगर आप चीज देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स जो थे वो नॉन वायलेंट थे हमारी तरफ से, उसको रिप्रेस किया गया विद ब्रूटल फोर्स, रिप्रेस्ड वाया ब्रूटल फोर्स, राइट? इससे एक्सपोज हो गया था गवर्नमेंट और उसका एजेंडा, राइट? आप देखेंगे कि कैसे क्लैम्प डाउन किया गया, सारी चीजों को क्लैम्प डाउन किया गया नेशनलिस्ट पे, राइट? राइट? इसके अलावा आप देखेंगे कि जो पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट है वो शुरू से अनक्लियर दिखी। रीजंस देखिए, पहले उन्होंने सोचा फर्स्ट आरटीसी के बाद कि उन्हें कांग्रेस को वू करना जरूरी है, ठीक है, राइट? थर्ड आरटीसी उन्होंने सोचा कि उन्हें कांग्रेस की जरूरत नहीं है, राइट? तो बीच में वो जिस तरीके से उनका जो एजेंडा था वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं नजर आ रहा था, ठीक है, राइट?
इसके बाद आप देखेंगे कांग्रेस भी इलेक्शंस काफी बार जीत चुकी थी, मिनिस्ट्रीज बना चुकी थी, रन कर चुकी थी गवर्नमेंट। तो एक तरीके से अब देर वॉज नो बैकिंग कि अब बैक, देर वॉज नो यू नो नो रीजन वाई कांग्रेस वुड बैक ऑफ, not backing, but like there was no reason why Congress would back off, or any other government, any other party that would make government in India would back off. क्योंकि अब freedom चाहिए थी, क्योंकि they had seen कि they can run the country, right? Constitutionalism एक another reason है, ठीक है, इससे मोरल इंक्रीज हुआ लोगों का, राइट? डिमांड्स आप देखेंगे जो आईएनए प्रिजनर्स की तरफ, उनकी कॉजेस की तरफ जो डिमांड्स थी, ठीक है, फिर आप रिवोल्ट देखेंगे आरआईएन का जो हमने देखा, राइट? आरआईएन रॉयल इंडियन नेवी का जो आपने रिवोल्ट देखा। तो इससे ये पता चलता है कि ब्रिटिशर्स की तरफ अब नेवी और आर्मी, इनकी लॉयल्टी जो है वो रही नहीं थी, दे कुड नॉट ट्रस्ट इट, रिलायबल नहीं था अब, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी, नेवी, ऐसी एजेंसीज अगर आपके खिलाफ हो तो क्या आप गवर्नमेंट रन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट? तो अब कोई ऑल्टरनेटिव ज्यादा कोई खास बचा नहीं था, ओके। तो आप ये देखेंगे कि इसके बाद ऑफ कोर्स ब्रिटिश विड्रॉल सीम्ड इमिनेंट नाउ, ओके। कैबिनेट मिशन की बात करते हैं। जब कैबिनेट मिशन इंडिया है, कांग्रेस ने क्या डिमांड किया हुआ था? पावर ट्रांसफर हो सेंटर की तरफ, उसके बाद जब ब्रिटिशर्स चले जाएं तब हम वो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले प्रोविंस और सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करें। मतलब पहले हमें हमारी आज़ादी दे दो, देन वील सी फॉर आवरसेल्व्स कि क्या करना है, कैसे करना है, राइट? ब्रिटिशर्स जो है, जो अभी तक उनने, अगर आप पहले वाले हमारे ऑफर्स पढ़ेंगे तो वो बहुत डिफरेंट थे, लेकिन अब ब्रिटिशर्स का ऑफर बहुत डिफरेंट था, राइट? वो चाहते थे कि वो एक यूनाइटेड इंडिया को छोड़कर जाए, राइट? क्यों? क्योंकि डिवाइडेड इंडिया जो है वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा, और ब्रिटेन की डिप्लोमेसी के लिए ये काफी नुकसानदायक होगा अगर वो इंडिया को एक ऐसी हालत में छोड़कर जाए जहां पे वो अपने आप को डिफेंड ना कर पाए। तो वो ऑब्वियसली ब्रिटेन की डिप्लोमेसी के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए वो चाहते थे कि अब इंडिया को वो यूनाइटेड छोड़कर जाए, राइट? सो आप देखेंगे कि जो पहले के आपके डिक्लेरेशंस थे उनसे कॉन्ट्रास्ट में अब आपको क्लेमेंट अटली का स्टेटमेंट देखने को मिलेगा मार्च 15, 1946, राइट? उन्होंने एक चीज जो बोली, जो आप यहां पे रीड कर सकते हैं, दो माइंडफुल ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज कैनॉट अलाउ अ माइनॉरिटी टू प्लेस देयर वीटो ऑन एडवांस ऑफ मेजॉरिटी। तो अभी तक जो आप वीटो की बात कर रहे थे फॉर माइनॉरिटीज, अचानक से नाउ यू आर सेइंग कि दैट्स नॉट पॉसिबल। और आपने पहले, इसके पहले शिमला कॉन्फ्रेंस, वेवल, राइट, उन सब में जो आपने देखे हैं जो डिमांड्स हो रही थी माइनॉरिटीज के लिए, उससे काफी ऑपोजिट है अब जो डिमांड हो रही है। तो ब्रिटिशर्स जो है अब एक यूनाइटेड इंडिया छोड़कर जाना चाहते हैं, राइट? तो कैबिनेट मिशन इसीलिए डिफरेंट था बाकी अभी तक के मिशन से, ओके। कैबिनेट मिशन कब आया? दिल्ली में आया 24 मार्च 1946, ठीक है। ऑफ कोर्स बहुत लंबे डिस्कशंस किए विद इंडियन लीडर्स एंड ऑल पार्टीज एंड ग्रुप्स। किन इशू पे इनका डिस्कशन था? इंटरिम गवर्नमेंट पे इनका था। फर्स्ट इज इंटरिम गवर्नमेंट, इस पे इनका डिस्कशन था। सेकेंड था प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर फॉर फ्रेमिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग फ्रीडम टू इंडिया।
तो प्रिंसिपल और प्रोसीजर फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरिम गवर्नमेंट, इन दोनों पे इनका प्रोलॉन्ग डिस्कशन था विद इंडियन लीडर्स ऑफ ऑल पार्टीज एंड ग्रुप्स। राइट, आपको पता है कि पहले ही आपको पता चल गया था कि जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग, ये दोनों किसी अग्रीमेंट पे नहीं आ पाए थे। राइट, अग्रीमेंट नहीं था कोई ऑन यूनिटी और पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसीलिए कैबिनेट मिशन ने अपना ही एक प्लान जो है वो सामने रखा एज अ सोल्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम इन 1946 में। ठीक है, तो मार्च में ये आए क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है एक कॉमन फुटिंग में नहीं आ पाए, तो कैबिनेट ने ही अपना एक कैबिनेट मिशन ने ही अपना एक प्लान सामने रखा टू सॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम। राइट, मई में रीड कर लेते हैं हम थोड़े से प्लान्स। राइट, रिजेक्ट कर दिया आइडिया ऑफ अ फुल फ्लेजेड पाकिस्तान। वेरी इंपॉर्टेंट, रिजेक्शन ऑफ डिमांड फॉर अ फुल फ्लेजेड पाकिस्तान, बिकॉज उनका रीजन क्या था? पाकिस्तान सो फॉर्म्ड would include large non-Muslim population। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि हम पाकिस्तान की डिमांड को फुलफिल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान जो बनेगा उसमें जो लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन है उसका क्या होगा, 38% इन नॉर्थ वेस्ट एंड 48% इन नॉर्थ ईस्ट। राइट, उसके बाद उनका ये बोलना था कि डीप सीटेड जो रीजनल टाइज हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, एज इफ दे केयर्ड, बट दिस वाज द रीजन दे गेव कि हमें पाकिस्तान क्यों नहीं चाहिए। दिस इज व्हाट यू नो द कैबिनेट मिशन सेड। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम होगी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान। आपको पता है ना ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान। राइट, राइट। ऑल्सो एक और मानना था, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि डिविजन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस वुड बी डेंजरस, विच इज ट्रू। जब आप आर्म्ड फोर्सेस को डिवाइड कर देंगे तो वो डेंजरस हो सकता है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। राइट, इसके अलावा उन्होंने बोला कि वो ग्रुप करेंगे प्रोविंसेस को, जो एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज को 3 सेक्शंस में। पहला था सेक्शन ए, जिसमें था मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, जो कि हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे इन सेक्शन ए। सेक्शन बी में उन्होंने क्लब किया मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस को। कौन से थे ये मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस? कौन से थे? NWFP, पंजाब एंड सिंध। ठीक है, सेक्शन 3 में भी उन्होंने क्लब किया मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस को, बंगाल एंड असम, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट की बात हो रही है बेसिकली। ओके, सिंध, पंजाब, ये सब वेस्टर्न एरिया, और ये ईस्टर्न एरिया की बात हो रही है। ओके, तो सेक्शन ए में होने वाले थे हिंदू मेजॉरिटी, सेक्शन बी में होने वाले थे मुस्लिम मेजॉरिटी ऑफ द वेस्ट, एंड सेक्शन सी में मुस्लिम मेजॉरिटी ऑफ द ईस्ट। 3-tier एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल एज वेल एज यूनियन लेवल पे ये बोला गया। राइट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कैसे इलेक्ट किया जाएगा? बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। प्रोविंशियल असेंबलीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को इलेक्ट करेंगे बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, 3 ग्रुप्स में वोटिंग होती, जनरल, मुस्लिम एंड सिख्स। राइट, 389 मेंबर्स की आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती, ये आप पढ़ चुके हो, आप लक्ष्मीकांत में भी पढ़ चुके हो, जिसमें 292 जो है वो आप देख सकते हैं कि प्रोविंशियल असेंबली से थे। इसके अलावा आप देख सकते हैं चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से कितने आए, प्रिंसली स्टेट से 93 आए। राइट, राइट, बट क्या ये वायबल है? आप मुझे ये आप इसके बारे में सोचो कि क्या ये वायबल था, ये आप देख सकते हो।
ठीक है, आप सोच सकते हो इस बारे में। क्योंकि एक और यहाँ पे पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो आपको देखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये जो ग्रुप्स हैं ए बी सी, ये सेपरेटली बैठते हैं। ये जो सेक्शन है ए बी एंड सी, ये सेपरेटली बैठते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और डिसाइड करते कॉन्स्टिट्यूशन फॉर प्रोविंसेस, और अगर पॉसिबल होता तो फॉर ग्रुप्स ऑल्सो। उसके बाद सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सारे ए बी सी सेक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक साथ बैठते और यूनियन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाते। तो आप देख सकते हैं कि ये वाइबल ऑप्शन था क्या इंडिया के लिए, कि आपने पहले बोला ए बी सी सेक्शंस अलग अलग बैठेंगे, प्रोविंसेस के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, फिर ए बी सी एक साथ बैठेंगे और यूनियन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। वॉज इट पॉसिबल? इज इट अ वाइबल? डू यू थिंक दिस वॉज अ वाइबल ऑप्शन? और क्या बोला गया? एक कॉमन सेंटर बोला गया, डिफेंस कंट्रोल करता, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। फेडरल स्ट्रक्चर दे रहे थे, लेकिन सेंटर क्या क्या देखती? डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। ओके, ये तीन देखती। कम्युनल क्वेश्चंस जो भी होते सेंट्रल लेजिस्लेचर में, वो सिंपल मेजोरिटी से डिसाइड होते ऑफ बोथ कम्युनिटीज प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रोविंसेस के पास फुल ऑटोनॉमी होती, साथ साथ में रेसिडुअल पावर्स होती। अभी के अगर आप इंडिया का स्ट्रक्चर देखें तो रेसिडुअल पावर क्या प्रोविंसेस के पास है? सेंटर के पास है ना। लेकिन यहां पे बोला जा रहा है कि रेसिडुअल पावर प्रोविंसेस को देते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर दे रहे हैं ना। ओके, प्रिंसली स्टेट्स वर नो लॉन्गर टू बी अंडर पैरामाउंसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो अब प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के पैरामाउंसी के अंडर नहीं आते, वो फ्री रहते टू एंटर इनटू एन अरेंजमेंट विद सक्सेसर गवर्नमेंट। मतलब कि या तो वो इंडिया का पार्ट हो जाते या तो वो ब्रिटेन का पार्ट रहते, जैसा भी वो डिसाइड करते खुद के लिए। राइट राइट, मीनवाइल इंटरिम गवर्नमेंट बना लो, ये भी था। राइट, आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस अ प्रोविंस वाज टू बी फ्री टू कम आउट ऑफ द ग्रुप आफ्टर 10 years। इसका मतलब आप समझ रहे हो, आफ्टर फर्स्ट जनरल इलेक्शंस अ प्रोविंस जो है वो फ्री रहता टू कम आउट ऑफ द ग्रुप, एंड आफ्टर 10 years अ प्रोविंस वुड बी फ्री टू कॉल फॉर अ रिकंसिडरेशन ऑफ अ ग्रुप और यूनियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ए बी सी में तुमने डिवाइड किया हुआ है ग्रुप्स को, प्रोविंसेस जो है वो आफ्टर जनरल इलेक्शन अपना ग्रुप छोड़ सकते थे। राइट, और उसके बाद 10 साल के बाद वो सोच सकते थे कि क्या वो दे कुड कंसिडर रिकंसिडर अपना ग्रुप भी और द यूनियन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या ये एक वाइबल ऑप्शन है? ये तो इट्स लाइक यू आर सेटिंग अप दिस पर्टिकुलर थिंग was setting up India for a failure. Was this viable at all with the conditions that were prevalent? राइट ये एक इतनी डाइवर्स नेशन के लिए क्या ये कंडीशन वायबल थी? तो आप समझ सकते हो कि ये कितना किस टाइप का मिशन था, कैबिनेट मिशन, क्या उसकी एजेंडा था। दे जस्ट वांटेड टू लीव अ यूनाइटेड इंडिया एंड देन द रेस्ट वाज how much they cared, right? So this was not a viable option at all. इंटरप्रिटेशन अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का जो इंटरप्रिटेशन था वो ये था कि कैबिनेट मिशन प्लान वाज अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के क्रिएशन के खिलाफ है कैबिनेट मिशन, ऐसा इंटरप्रिटेशन था कांग्रेस का। ठीक है, और लीग के पास अब कोई वीटो नहीं था। ठीक है, राइट। मुस्लिम लीग की अगर आप बात करें तो उनको क्या लग रहा था? उनको ये लग रहा था कि पाकिस्तान जो है
Pakistan was to be implied in compulsory grouping. राइट राइट और मिशन ने बाद में क्लैरिफाई भी किया कि जो ग्रुपिंग है वो कंपलसरी थी. राइट ओके, इतना क्लियर है. ऑब्जेक्शंस क्या थे, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, ये हम देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर.